गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और ये जो सीरीज़ है करंट अफेयर्स की, जो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, विशेषकर जो लोग अन्य चैनलों से देख रहे हैं, आज़ाद MPPSC और आज़ाद UKPSC के अलावा जो लोग अन्य चैनलों से देख रहे हैं, आपके लिए बता दूं कि ये जो सीरीज़ है, क्योंकि करंट अफेयर्स लगातार होता रहा है तो एक ही चैनल पर होता रहा है, और बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो अन्य चैनलों से जुड़े हुए हैं, उनको भी करंट की ज़रूरत थी, वो भी पसंद करते थे इस प्रोग्राम को। तो इसी के लिए आप सब के लिए ये कक्षा लाई गई है। और प्लीज़ आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि जो भी आप सब के लिए, यदि आप MP के अलावा कहीं और से देख रहे हैं, उत्तराखंड के अलावा किसी अन्य राज्य से देख रहे हैं, तो आपके लिए जो ग्रुप बनाया गया है, प्लीज़ वहाँ पे चैट ना किया करें, बेवजह कोई चैट वहाँ पे नहीं करनी है, नहीं तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है, तो प्लीज़ इस तरह से ना समस्या करें कि वहाँ पे जो लोग, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, एक बार क्लियर करिएगा। अब वॉइस क्लियर है या नहीं? वॉइस का इशू तो नहीं होना चाहिए सर। जो लोग देख रहे हैं एक बार क्लियर कर दें, वॉइस क्लियर है या नहीं। चलिए ठीक है, तो प्लीज़ आप सबसे विनम्र निवेदन है कि उस ग्रुप में कोई भी डिस्टरबेंस ना करें। प्रत्येक दिन मंगलवार के दिन आपकी ये लाइव सेशन होगा, और लाइव सेशन में लगातार, ये मेरी 41वीं कक्षा है, साप्ताहिक रूप से यदि देखें MPPSC पर लगातार मध्य प्रदेश राज्य विशेष पर मेरी कक्षा होती रही है। तो यदि आपका छूट जाता है तो भी ये वीडियो जो है पब्लिक रहेगा, प्राइवेट नहीं होगा, आप कभी भी जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, करंट अफेयर्स, अन्य जो आपके अध्यापक हैं कहीं भी किसी भी संस्थान में, यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो थोड़ा सा अलग है। हो सकता है कि पहले 1-2 सप्ताह आपको थोड़ा सा समझने में असुविधा हो, लेकिन उसके बाद से चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो आज जो करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं, विशेष रूप से ये देखने वाले हैं हम, पिछले दिन हमने देखा था 9 तारीख तक, तो 10 तारीख से लेकर 10 और 16 अगस्त के बीच के करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं। तो एक एक करके चलिए चीज़ों को प्रयास करते हैं। और सर थोड़ा ब्रेक हो रहा है, एडजस्ट कर लीजिए सर, ठीक है। और यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो रिकॉर्डेड व्यू में रहेगा, उत्तराखंड के चैनल पर, आज़ाद UKPSC एकेडमी पर ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जी राम राम। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, आपको पता है कि ओलंपिक अभी समाप्त हुए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि लिंक की, जो लोग पहली बार देखे होंगे, जैसे बिहार पे भी एक वीडियो मेरा पड़ा है, तो वहाँ भी हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो, तो लिंक करके पढ़ाने का तरीका है, वही तरीका यहाँ भी रहेगा, और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगा। ओलंपिक अभी हमारे समाप्त हुए हैं, नॉर्मल जो ओलंपिक होते हैं वो समाप्त हुए हैं, और नॉर्मल ओलंपिक के तुरंत बाद जो है हमारे पैरा ओलंपिक होते हैं, ठीक है, पैरा ओलंपिक होते हैं, और ये अभी प्रारंभ होने वाले हैं। और पैरा ओलंपिक से संबंधित आज प्रधानमंत्री जी का, जो खिलाड़ी हमारे जा रहे हैं, उनका संबोधन है। 17 तारीख आज है, और 17 तारीख के दिन भारतीय प्रधानमंत्री पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग लेने जा रहे खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। और अभी तक का जो ये दल है, ये सबसे बड़ा दल है पैरा ओलंपिक का भी, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात हो रही है पैरा ओलंपिक की, तो आपको बता दें कि जो हमारे नॉर्मल ओलंपिक समाप्त हुए हैं, सबसे पहले जब हम ओलंपिक गेम में जाते हैं तो पहले दिन क्या होता है कि सभी देशों के ध्वज, सभी देशों का राष्ट्रगान होता है। तो पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि जो हमारे ओलंपिक समाप्त हुए हैं उसके हमारे ध्वजवाहक कौन थे। तो ध्वजवाहक, क्योंकि ध्वजवाहक से ही आपका, जब आपका ध्वज जाता है, आपकी परेड होती है, आपका राष्ट्रगान होता है, उसी के बाद से ओलंपिक खेल समाप्त होते हैं। तो ये सभी देशों के साथ होता है। तो ध्वजवाहक हमारे नॉर्मल खेलों में कौन थे? तो हमारे नॉर्मल खेलों में थे मनप्रीत सिंह, नाम याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, ये थी नॉर्मल खेलों में ओलंपिक। और जब हमारे ओलंपिक समाप्त हुए तो समापन के दौरान भी ध्वजवाहक होते हैं। और आपको पता है जो समापन के दौरान हमारे ध्वजवाहक थे वो थे बजरंग पुनिया। कौन थे? बजरंग पुनिया। ये तो हो गया नॉर्मल ओलंपिक खेलों की बात। पैरा ओलंपिक में कौन है? क्योंकि पैरा ओलंपिक अभी शुरू होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है, तो एक नाम आपको याद रखना है, मरियप्पन थंगवेलु। मरियप्पन थंगवेलु, ये नाम याद रखना है।
ये हमारे ध्वजवाहक होंगे पैरा खेलों में मरियप्पन थंगवेलु, ये नाम आपको याद रखना है। तमिलनाडु से संबंधित है, सलेम जिले के ये रहने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमारे ओलंपिक अभी समाप्त हुए हैं, हमने कुल 7 पदक जीते हैं और इन पदक वीरों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आती है, यदि आपको याद है तो आप क्या करिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा मेरे बाद। मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? सबसे पहले इन्होंने जीता था सिल्वर पदक, और किस में जीता था? भारोत्तोलन में जीता था। और मीराबाई चानू कहाँ से संबंधित हैं? मीराबाई चानू जो है ये मणिपुर से संबंधित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो पदक हमारा महत्वपूर्ण है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में पदक जीता, और पीवी सिंधु जो हैं एकल रूप से किसी खेल में 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। इससे पहले दूसरी खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी नहीं कह सकते। इससे पहले ये कारनामा किसने किया है, जिसने लगातार 2 मेडल जो है ओलंपिक में जीते हैं? तो सुशील कुमार हमारे हुआ करते थे, जो इस समय जेल में है एक मर्डर के केस में। तो सुशील कुमार ने 2 ओलंपिक पदक जीता था, और उसके बाद पीवी सिंधु आती हैं जो नॉर्मल खेलों में 2 ओलंपिक पदक जीती हैं। इनको क्या मिला इस बार? इनको मिला कांस्य पदक। इनको किसने हराया? इनको हराया था ताइवान की खिलाड़ी ने, ताई सू इंग ने, और ताइवान की जो खिलाड़ी थी उनको हराया था चेन यू फेई ने, जो चाइना की बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा पदक हमारा जो आया वो महत्वपूर्ण है, लवलीना। इसमें तीसरा पदक जो आपका आता है वो आता है लवलीना बोरगे, ये नाम आपको याद रखना है लवलीना का। और लवलीना की यदि हम बात करें, ये असम से संबंधित हैं और ये बॉक्सर हैं। ठीक है, असम से संबंधित हैं, बॉक्सर हैं। तीसरा पदक हमें मिला। चौथा पदक जो हमें मिला वो हॉकी के रूप में मिला, पुरुष हॉकी के रूप में मिला, कांस्य पदक मिला, ये आपको पता होना चाहिए। लवलीना की यदि हम बात करें तो इनको भी कांस्य पदक मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। और हॉकी के बाद यदि हम बात करें तो रवि दहिया का नाम याद रखना है। रवि दहिया क्या हैं? ये रेसलर हैं, हरियाणा से संबंधित हैं, और इनको सिल्वर पदक मिला था। ठीक है, इसके बाद दूसरा नाम यहाँ पे आता है बजरंग पुनिया का। बजरंग पुनिया भी रेसलर हैं और इनको कांस्य पदक मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पदक है वो है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से संबंधित है, ये तीनों खिलाड़ी हरियाणा के हैं, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, बजरंग पुनिया। और इनको क्या मिला? इनको मिला भाला फेंक में, जिसको आप बोलते हैं जेवलिंग थ्रो में, गोल्ड मेडल मिला था। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? क्या नीरज चोपड़ा भारत के सबसे महानतम जेवलिन थ्रोवर हैं? क्या नीरज चोपड़ा पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो जी हाँ, ये नॉर्मल खेलों में तो पहले खिलाड़ी हैं, लेकिन यदि हम पैरा खिलाड़ियों की बात करें तो नीरज चोपड़ा से पहले भी हमारे एक खिलाड़ी थे जिनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। इनका भी नाम याद रखिएगा, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो है पहले ही यह कारनामा कर चुके हैं, ये पैरा खिलाड़ी हैं देवेंद्र झाझरिया, और इन्होंने पहले ही यह कारनामा कर लिया है 2004 के ओलंपिक में और 2016 के ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। तो इनका भी नाम हमें याद रखना है, देवेंद्र झाझरिया। कि भाई नीरज चोपड़ा अकेले ऐसे नहीं हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में, इनसे पहले देवेंद्र झाझरिया भी ऐसा काम कर चुके हैं। लेकिन ये अंतर क्या है दोनों में कि ये पैरा खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और निश्चित रूप से इस बार भी हमें इनसे उम्मीदें हैं कि इस बार के ओलंपिक में भी ये पदक लेकर आएंगे। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमने कर लिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे, तो आपको बता दें कि एक गाना बनाया गया है पैरा खिलाड़ियों के लिए जिसका नाम है कर दे कमाल तू। ये बोल है गाने की, ये भी पूछा जा सकता है, कर दे कमाल तू। इस बोल का एक गाना बनाया गया है खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए, और ये जो गाना गाया है इनका नाम है संजीव सिंह। इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये भी एक पैरा खिलाड़ी हैं भारत के क्रिकेट टीम के। जो भारत की पैरा क्रिकेट टीम है उसके खिलाड़ी हैं संजीव सिंह, जिन्होंने एक गाना गाया है पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों के लिए, कर दे कमाल तू। ये भी आपको याद रहना चाहिए। एक प्रश्न और अक्सर पूछा जाता है, कोई भी खेल आयोजन होता है कि उस खेल आयोजन का, जैसे कि एक होता है कि आदर्श
क्या था? तो आपको पता होगा सोमैटी। सोमैटी जो है ये पैरा खेलों के लिए शुभंकर था, इसको बोलते हैं शुभंकर। और नॉर्मल खेलों के लिए शुभंकर क्या था? क्या कोई कमेंट में बता पाएगा कि नॉर्मल खेलों के लिए टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभंकर क्या था? पैरा खेल जो होने जा रहे हैं उसके लिए तो था सोमैटी। क्या नॉर्मल खेलों का ओलंपिक का शुभंकर कोई बता सकता है? क्योंकि सबने पढ़ा होगा, ओलंपिक समाप्त भी हो चुके हैं नॉर्मल, तो क्या कोई बता पाएगा नॉर्मल खेलों के लिए, नॉर्मल खेलों के लिए क्या है? कोई भी एक पर्सन जो जवाब दे सके, नॉर्मल खेलों का शुभंकर क्या था? नॉर्मल खेलों के लिए शुभंकर क्या था? कोई भी एक। नहीं जानकारी है? बताइए। ओलंपिक समाप्त हो चुका है और आपको ओलंपिक का शुभंकर नहीं पता है, कितनी निराशाजनक बात है। और जो लोग रेगुलर मेरे साथ बने हैं, यदि वो नहीं बता पाते हैं तो निश्चित रूप से शर्मनाक है। पैरा खेलों के लिए तो है सोमैटी, नॉर्मल खेलों के लिए क्या था? सोचकर समझकर पुराने पन्ने पलटकर जो आपने पिछली कक्षा किया है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो समाप्त होगी उसके बाद। तो अभी हमने देखा कि इस बार के ओलंपिक में जो सबसे बेहतर, जो आप कह सकते हैं जो हमें गोल्ड मेडल मिला, वो दिलाया हमें नीरज चोपड़ा ने। और हमने देखा कि रवि दहिया हो गए, बजरंग पुनिया हो गए, नीरज चोपड़ा, ये 3 के 3 खिलाड़ी संबंधित हैं हरियाणा राज्य से। ठीक है। और यदि आप हॉकी की बात करें तो हॉकी में भी खिलाड़ी आपको हरियाणा से मिलेंगे, जैसे मनप्रीत सिंह आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि हरियाणा हमारे लिए अब महत्वपूर्ण हो गया है। अब अगर हरियाणा महत्वपूर्ण है तो हरियाणा से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। क्या चीज़ें हमें देखना है? जैसे एक स्थान है, इसका नाम है कुम्भरिया। कुम्भरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुम्भरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कई बार पूछा गया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कुम्भरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा? हरियाणा। अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि कुम्भरिया न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो याद रखना है ये आपको देखने को मिलेगा हरियाणा में। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो आपको बता दें भारत में कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। यहाँ पे संयंत्र की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा, रिएक्टर की बात हो रही है। एक संयंत्र में एक से ज़्यादा रिएक्टर हो सकते हैं। यहाँ पे जो कुल रिएक्टर हैं कितने हैं? 22 रिएक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। और वर्तमान समय में जो हम विद्युत तैयार कर रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा से, वो है 6780 मेगावाट। कितना तैयार कर रहे हैं? 6780 मेगावाट। और आपको बता दें अभी हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने एक घोषणा किया था। क्या घोषणा किया था? कि आने वाले 2031 तक, वर्ष 2031 तक हमारे द्वारा 22,480 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। किसका? न्यूक्लियर एनर्जी का। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वर्ष 2031 तक न्यूक्लियर एनर्जी का कितना टारगेट रखा गया है, कितना लक्ष्य रखा गया है, तो 22,480 मेगावाट का ये लक्ष्य रखा गया है। ये आपको पता होना चाहिए। कब तक के लिए है? वर्ष 2031 के लिए है। अब बात हो रही है न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो भारत के जो कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम कर लेते हैं। जैसे यदि हम बात करें महाराष्ट्र में कौन से प्लांट देखने को मिलते हैं? ये आपको देखने को मिलता है तारापुर और जैतापुर देखने को मिलता है। ठीक है। इसके बाद अक्सर पूछा जाता है काकरापार। काकरापार आपको गुजरात में देखने को मिलता है। काकरापार के बाद रावत भाटा अक्सर पूछा जाता है। रावत भाटा आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। रावत भाटा के साथ साथ आपको कैगा देखने को मिलता है। कैगा हो गया कर्नाटक में। ठीक है। और इसके साथ साथ एक देखने को मिलता है हरिपुर देखने को मिलता है। ये है पश्चिम बंगाल में। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में भी हैं, उत्तर प्रदेश में नरौरा है। तो ये सब बहुत सारे हैं, लेकिन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं
वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क भी बनता है, यदि आप गंभीर छात्र हैं अपनी तैयारी को लेकर, अपनी परीक्षा को लेकर, तो एक आपका होमवर्क भी बनता है कि यदि आपने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में कुछ जानकारी किया है तो भारत के कुल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने ये नहीं बताया कि 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, मैंने आपको बताया है कि 22 न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में कार्यरत हैं और एक प्लांट में एक से ज़्यादा रिएक्टर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कुडनकुलम आप देख लीजिए। ठीक है, तो इतनी बेसिक जानकारी है जो हमने अभी तक किया। अब इसी तक हमने जैसे किया पावर प्लांट की बात हम कर रहे हैं, तो आपको पता है भारत में जल विद्युत भी तैयार की जाती है। ठीक है, नाभिकीय विद्युत तो होती ही है, जल विद्युत भी तैयार की जाती है। और जब जल विद्युत तैयार की जाती है तो एक परियोजना इन दिनों न्यूज में है, वो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है मंगदेछु जल विद्युत परियोजना। मंगदेछु जल विद्युत परियोजना, ये क्यों न्यूज में है? आपने लिंक कर लिया, आपने पढ़ा विद्युत परियोजनाएं, और विद्युत परियोजनाओं से आपको याद आया कि भाई इस समय ये भी चर्चा में है इस सप्ताह, तो आपने इसको लिंक कर लिया। यही लिंक आपको भी सीखना है। आप अपने जीएस में इस तरह का लिंक करिए, करंट अफेयर्स में इस तरह का लिंक करिए, आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। और जब आप लिंकेज सीख जाओगे आपकी मुख्य परीक्षा भी बेहतर होगी, क्योंकि यदि आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, राज्य विशेष में भी अब चीज़ें पूछी जाती हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो 100% जो वहाँ पे प्रश्न होते हैं आप कह सकते हो कि करंट अफेयर से लिंक होते हैं, किसी ना किसी तरह से लिंक होते हैं। जैसे इस समय सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक जानकारी, एक शोध चल रहा है, एक स्थल पाया गया है गुजरात में जहाँ पे कनाडा और भारतीय पुरातात्विक जो लोग हैं, पुरातत्व के जो लोग हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो यदि आपकी परीक्षा में सिंधु घाटी सभ्यता पूछ लिया जाए तो गलत नहीं होगा। दूसरा, आप जानते हो उज्ज्वला 2.0 शुरू हुई है, और उज्ज्वला 2.0 शुरू हुई है महोबा से। और पहली कहां से शुरू हुई थी? पहली भी शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के मंगल पांडे, आप सुनते होंगे, वीर मंगल पांडे के गृह जनपद से शुरू हुई थी, उनके गृह क्षेत्र से शुरू हुई थी। तो यदि मंगल पांडे से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कोर इतिहास का है, ये करंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उज्ज्वला 2.0 के कारण मंगल पांडे की जो भूमि है वो चर्चा में है, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आपके जो भी डाउट होंगे सर लास्ट में पूछ लीजिएगा, अभी सिर्फ आपको सुनते जाना है। ठीक है, तो मंगदेछु जल विद्युत परियोजना की हमने बात क्यों किया? इसकी बात हमने इसलिए किया क्योंकि इस परियोजना को मिला है बुर्नेल मेडल। क्या मिला है? बुर्नेल मेडल इसको मिला है। इसके डिजाइन के लिए इसको मिला है बुर्नेल मेडल। और ये दिया किसने है? ये दिया है लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा। लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने मंगदेछु जल विद्युत परियोजना को बुर्नेल मेडल से सम्मानित किया है। अब ये पुरस्कार क्यों दिया है? डिजाइन से संबंधित पुरस्कार होता है, बेहतर डिजाइनिंग इसकी है, बेहतर आप कह सकते हैं कि आपदाओं से निपटने के लिए इसको बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है, तो उसके लिए इस परियोजना को दिया गया है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मंगदेछु जल विद्युत परियोजना है कहां पे, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। यह आपको देखने को मिलेगा भूटान में। भारत जो है भूटान में इस परियोजना को बना रहा है। तो भारत और भूटान की यह संयुक्त परियोजना है मंगदेछु जल विद्युत परियोजना। इसका स्थान आपको पता होना चाहिए। यहीं पर एक और परियोजना भारत बना रहा है जिसका नाम है खोलांगछु। ये भी जो परियोजना है ये भी यहीं पर है, भूटान से संबंधित है। भारत और भूटान मिलकर बना रहे हैं इस परियोजना को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने देखा भूटान के बारे में, तो आपको बता दें भूटान के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जैसे भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ की जो मुद्रा है वो है नगुल ट्रम। ठीक है, तो थिम्पू यहाँ की राजधानी है, नगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपको बता दें अभी हाल ही में भारत और भूटान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नया रास्ता खोला गया है। ये जोड़ता है जयगांव को पसाखा से। किससे जोड़ता है? जयगांव को जोड़ता है पसाखा थे। ये नया व्यापारिक मार्ग है भारत और भूटान के बीच, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
पूछा जाए यदि कि भारत और भूटान के बीच जो नया मार्ग खोला गया है किन दो स्थानों के बीच है, तो जयगांव और पसाखा के बीच खोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, यदि कभी पूछ लिया जाए कि भूटान से कितने राज्यों की सीमा लगती है भारत के, तो आपको याद होना चाहिए भूटान से जिन राज्यों की सीमा लगती है वो 4 हैं। कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 4 राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान से लगती है। ठीक है, अब हमने देखा कि एक नया मार्ग खोला गया है जयगांव और पसाखा जो भूटान के व्यापार से संबंधित है। तो इसी से कुछ चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। क्या? पिछले दिनों हमने बताया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच भी एक नया मार्ग, पुराना मार्ग पुनः ओपन किया गया है। कौन सा था? हल्दीबाड़ी से चिलाहाटी, ये भी आपको याद रखना है। हल्दीबाड़ी से चिलाहाटी जो रेल मार्ग है ये पुनः खोला गया है। ये किनके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें पूछा जा सकता है कि इस मार्ग को कितने दिनों बाद ओपन किया गया, तो 56 साल बाद इसको ओपन किया गया है। पहले कब ओपन किया गया था? पहले 1956 में जो है बंद किया गया था। 1965 में बंद किया गया था और इसको 56 सालों बाद एक बार फिर से खोल दिया गया। मतलब जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद थी, जो संबंध है वहाँ पे तल्खी थी, तो उस दौरान इसको बंद किया गया था। हल्दी गांव से चिलाहाटी मार्ग है, इसको पुनः ओपन कर दिया गया है। ठीक है, अब बात हो रही है बांग्लादेश की। तो आप जानते हो बांग्लादेश की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से भी, भूटान से भी लगती है। पश्चिम बंगाल में यदि हम देखें तो कोयले की प्रसिद्ध जो खान है, ये आप कह लीजिए भारत का सबसे प्राचीनतम जो कोयले का क्षेत्र है वो आपको पता होना चाहिए, वो है रानीगंज। भारत में सबसे प्राचीनतम कोयले का जो क्षेत्र है वो पड़ता है रानीगंज। ठीक है, अब रानीगंज पड़ता है पश्चिम बंगाल में, कोयले से संदर्भित है। तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने, क्योंकि कोयले से क्या होता है, लगातार प्रदूषण होता है, और कुछ जगहों पर यदि हम देखें, क्योंकि कोयला जो लकड़ी का कोयला होता है, कुछ जगहों पर उससे भी जो है गृहिणियाँ जो हैं वो खाना बनाती हैं, किचन में प्रयोग करती हैं, और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जो उपले बोलते हैं उनसे जो है खाना बनाया जाता है, गृहिणी इनका उपयोग करती है। तो इससे क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक योजना शुरू किया था जिसका नाम था उज्ज्वला 1.0। क्यों शुरू किया गया था? कि जो लोग कोयले पे खाना, अंगीठी पे खाना पकाते हैं या जो लोग लकड़ियों पे खाना बनाते हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो हमने कोयला पढ़ा कि रानीगंज में कोयला पाया जाता है, उसी से हमने लिंक किया कि भाई उज्ज्वला योजना कहीं ना कहीं इससे भी जुड़ती है। अब उज्ज्वला 1.0 जो थी ये 2016 में शुरू की गई थी। इसका जो लक्ष्य था सबसे पहले 5 करोड़ हाउस होल्ड, 5 करोड़ सिलेंडर बांटने का था, और बाद में इसको बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया और इसने समय रहते इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। इसका यदि हम देखें तो लक्षित वर्ग इनके लिए कौन था? इस योजना के लिए इस समय जो लक्षित वर्ग था वो SC/ST समुदाय था, और SC/ST समुदाय के साथ साथ जो गरीब तबके के लोग हैं वो इस योजना के लाभार्थी थे। अब क्या हुआ? अब इस बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला 2.0 शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया? उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरू किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से इसकी शुरुआत की गई है। और आप जानते हैं कि इसमें क्या है, इस पे 2.0 का जो उद्देश्य है ये विशेष रूप से जो वर्कर हमारे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो किसी अन्य राज्य में जाकर कार्य करते हैं लेकिन इस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये योजना के लिए जरूरी क्या था कि आप उस क्षेत्र के निवासी होने चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो 2.0 का जो उद्देश्य है कि माइग्रेंट वर्कर जो पूरे भारत में कहीं भी जाकर कार्य कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, दैनिक मजदूरी कर रहा है, और वह इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जिसमें
वो एक प्रकार से शपथ है कि भाई मैं भारत का निवासी हूँ, मैं इस राज्य का निवासी हूँ और यहाँ पे काम करता हूँ। तो यदि आप एक शपथ मात्र भर देंगे तो आप इस योजना के पात्र हो जाएंगे, लेकिन शर्त क्या है कि आप गरीब होने चाहिए, आप SC ST समुदाय से होने चाहिए। तो अब इसका जो विशेषकर है माइग्रेंट वर्कर के लिए, तो 2.0 माइग्रेंट वर्कर के लिए है, 1.0 क्या था, गरीब वर्ग और SC ST समुदाय के लिए। तो याद रखिएगा 2.0 माइग्रेंट वर्कर के लिए है। अब इसकी शुरुआत महोबा से हुई है। महोबा कहाँ पे है? महोबा है उत्तर प्रदेश में। अब अगर उत्तर प्रदेश में है तो आपको बता दें कि यही महोबा में एक योजना चल रही है जिसको बोलते हैं अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह जो परियोजना चल रही है, यहाँ पर एक बांध भी बनाया गया है जिसका नाम है लहचूरा बांध। पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, तो आपको बताना है महोबा में। लहचूरा बांध किस नदी पर बन रहा है, तो याद रखना है धसान नामक एक नदी है जहाँ पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना बन रही है। और इस परियोजना से, क्योंकि सिंचाई परियोजना है तो बांध बनाना पड़ेगा और इसके लिए लहचूरा बांध बनाया गया है। ये बेसिक जानकारी है, ठीक है। अब 1.0 कहाँ से शुरू हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1.0 शुरू हुई थी बलिया से, और मैंने अभी आपको बताया था बलिया जो है वीर शहीद मंगल पांडे की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है। तो मंगल पांडे के जन्मभूमि से इसकी शुरुआत हुई थी। अब अगर मंगल पांडे के बारे में पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षाओं में, तो आप ये कहो कि ये तो भाई करंट अफेयर्स का है नहीं, तो भैया कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आपको इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में भी भारतीय प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, अपने मन की बात कार्यक्रम में बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहां से संदर्भित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महोबा है, उत्तर प्रदेश में आपका बलिया है। तो आपको बता दें कि यूपी से क्या चीज़ें और आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसको बोलते हैं फतेहपुर। क्या जिला है? महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए क्योंकि इस पे बहुत फोकस है प्रधानमंत्री जी का। फतेहपुर जिला है। और फतेहपुर जिला जो है, क्योंकि आप जानते होंगे कि नीति आयोग द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। क्या नाम है? आकांक्षी जिला कार्यक्रम। और इसकी शुरुआत हुई थी 2018 से, ठीक है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आप आकांक्षी का मतलब क्या होता है? आकांक्षी का मतलब होता है पिछड़ा। तो यदि हम यहाँ पे पिछड़ा शब्द यूज करते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि भाई पिछड़ा जिला कार्यक्रम, तो इसीलिए पिछड़ा शब्द के स्थान पे हमने प्रयोग किया आकांक्षी जिला कार्यक्रम। और नीति आयोग इसको चला रहा है, और इसको नीति आयोग चला रहा है। अब नीति आयोग चला रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, और आकांक्षी जिला कार्यक्रम में जो कुल जिले रखे गए हैं वो हैं 112। कितने जिले रखे गए हैं? भारत के सबसे ज़्यादा पिछड़े 112 जिले आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत रखे गए हैं। और ऐसे जिले हैं ये जिनमें आज तक विधिवत जो आधुनिक चीज़ें हैं, आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं यहाँ के लोगों की वो नहीं हो पाई हैं। तो उन पे सरकार का फोकस है कि भाई आकांक्षी जिलों को भी अन्य जिलों की कैटेगरी में लाओ, सबके समान उनमें भी विकास दिखना चाहिए। तो 112 जिले थे, और इनमें नीति आयोग ने जो रैंकिंग जारी की कि भाई इन 112 जिले में सबसे बेहतर काम किसने किया और सबसे खराब काम किसने किया। तो आपको बता दें कि इन 112 जिले में जो सबसे खराब काम हुआ है, जो सबसे लास्ट में रैंकिंग है, वो है फतेहपुर की। तो याद रखिएगा आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग का जो कार्यक्रम है उसमें अंतिम स्थान पर आता है फतेहपुर, और सबसे कम जो विकास देखने को मिला है इस चरण में वो आपके फतेहपुर में देखने को मिला है। इन आकांक्षी जिलों में सबसे ज्यादा विकास कहां पे देखने को मिला? तो पहला जिला आता है चंदेल। चंदेल जिला आता है आपका मणिपुर का, जहां पे सबसे बेहतर कार्य हुआ, ठीक है। दूसरा जिला आपका आता है साहिबगंज। साहिबगंज की बात करें तो ये आता है झारखंड में, जहां पे दूसरे नंबर पे सबसे बेहतर कार्य किया गया। तीसरा आता है फिरोजपुर।
तीसरा आता है फिरोजपुर और ये आता है पंजाब के अंतर्गत। तो 3 सर्वश्रेष्ठ जिले कौन से हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत? चंदेल, साहिबगंज और फिरोजपुर। सबसे खराब जिला, सबसे बेकार रैंकिंग जिसकी रही वो है फतेहपुर, 112वें स्थान पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि आपने देखा कि चंदेल जो है सबसे बेहतर जिला है मणिपुर का। अब अगर मणिपुर का जिला है तो मैं मणिपुर से कुछ ऐसे व्यक्तियों का नाम बता रहा हूं जो इन दिनों चर्चा में है, आपको पता होना चाहिए। एक हमारी फुटबॉल खिलाड़ी है महिला, जिनका नाम है बाला देवी। कहां की हैं? मणिपुर की हैं। नाम है बाला देवी। क्यों चर्चा में है इस सप्ताह में? क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा बेस्ट वोमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब इनको दिया गया है। बाला देवी को बेस्ट वोमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। किसने दिया है? मणिपुर ने दिया है। सॉरी, मणिपुर से संदर्भित है। किसने दिया है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने दिया है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। मणिपुर के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। क्या नाम है इनका? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। इनका भी नाम आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो कि मणिपुर से संदर्भित हैं, ये हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। क्योंकि हॉकी ने कांस्य पदक जीता है भारतीय हॉकी ने, तो पूछा जा सकता है हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, और ये भी मणिपुर से संदर्भित हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें मणिपुर से संदर्भित कुछ बेसिक जानकारी की, जैसे यहाँ पे एक मोबाइल ऐप बनाया गया था, मोमा मोबाइल ऐप। क्या था? मोमा मोबाइल ऐप के माध्यम से आप घर बैठे सब्जियां मणिपुर में मंगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्थान है माओ नामक स्थान पे चेरी ब्लॉसम एक उत्सव होता है, ये मनाया गया। और आपको याद रखना है भारत का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है नोंगपोक सेकमई, ये आपको याद रखना है। नोंगपोक सेकमई भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है, ये भी आपके मणिपुर से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो नोंगपोक सेकमई याद रखना है, और ये भी मणिपुर से संबंधित है। इसके साथ साथ मणिपुर और क्यों चर्चा में रहता है? एक यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोलते हैं किबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामझाऊ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक फसल होती है इस राष्ट्रीय उद्यान में जिसको बोलते हैं तैरती हुई फसल, उसका नाम है फुमडी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों चर्चा में ये रहता है, फुमडी के कारण ये चर्चा में रहता है। इसके साथ साथ यदि हम यहाँ पे त्यौहार की बात करें, संगई जो यहाँ का स्टेट एनिमल है, हिरन एक प्रकार का है, यह त्यौहार मनाया जाता है। चैरोबा त्यौहार मनाया जाता है और लाई हरोबा त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला आपका आता है कि भारत में पहली बार किस राज्य में हार्ट फेलियर बायो रिसर्च बैंक बनाया गया? क्या है? हार्ट फेलियर बायो रिसर्च बैंक। हार्ट फेलियर बायो रिसर्च बैंक कहाँ पर बनाया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें हार्ट फेलियर बायो रिसर्च बैंक जो है ये अभी हाल ही में बनाया गया तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम क्या है? केरल की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक संस्थान है श्री चित्रा तिरुनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर ये बनाया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। हार्ट फेलियर बायो रिसर्च बैंक जो बनाया गया है, ये बनाया गया है तिरुवनंतपुरम के एक संस्थान में। संस्थान का नाम है श्री चित्रा तिरुनूल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप दो शब्द सुनते होंगे, एक सुनते होंगे हार्ट फेल और एक सुनते होंगे हार्ट अटैक। तो अटैक और फेलियर में क्या अंतर होता है? हार्ट अटैक का मतलब होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है
जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रभावित हो रहा है, मतलब हृदय को जो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। फेलियर का क्या मतलब होता है? फेलियर का मतलब होता है कि जो हमारा हृदय है उसको धड़कने के लिए जितनी शक्ति चाहिए वो शक्ति वो जनरेट नहीं कर रहा है, जनरेट नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वो फेल हो जाता है। तो हार्ट फेल क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही थी बीमारियों की, तो इसी से लिंक करके कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। जैसे असम है, असम राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था सीएम कोविड-19 विडोज सपोर्ट स्कीम। मतलब की है कि ऐसे महिलाएं जिनके हस्बैंड कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है, जिनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है, असामयिक जो मौतें हुई हैं, तो ऐसे महिलाओं को यदि उनके परिवार में उनकी जो आय है वो 5 लाख रुपए से कम है, सालाना आय 5 लाख से कम है, तो असम राज्य सरकार 2.5 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता प्रदान करेगी। याद रखना है कि सीएम कोविड-19 विडोज सपोर्ट स्कीम जो है असम राज्य सरकार ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है कि ऐसी महिलाएं जिनके पति कोविड-19 की चपेट में आने के कारण मौत हो गई है, जिनके हस्बैंड की, उनकी यदि आय 5 लाख से कम है वार्षिक, तो उनको 2.5 लाख रुपए एक मुफ्त प्रदान किए जाएंगे, जिससे वो अपना कोई रोजगार कर सकें या अपना कोई बिजनेस कर सकें। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम देखें तो इसी से आपको लिंक कर लेना है कोविड का, क्योंकि आप जानते हो कोविड-19 के कारण जो मौतें हुई हैं अभी उसका कोई आंकड़ा नहीं है। तो उसके लिए क्या किया है, कोविड-19 डेथ इंफॉर्मेशन पोर्टल, कोविड-19 डेथ इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। कोविड-19 डेथ इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो भारत का पहला राज्य है केरल। ये आपको पता होना चाहिए। और हम बात कर रहे हैं बीमारियों की, तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने 30 एम्बुलेंस जो है गिफ्ट किया है। किसको? बांग्लादेश को गिफ्ट किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में किया है, इसी सप्ताह बांग्लादेश को किया है। तो बांग्लादेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, जैसे बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, और आप जानते हैं शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग, और बांग्लादेश के जो फादर बोले जाते हैं उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता था। और अभी हाल ही में इनकी पिछले वर्ष 100वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ बांग्लादेश में 2 बंदरगाह प्रमुख हैं, एक है चित्तगांव या चटगांव बोलते हैं, दूसरा है मोंगला। इन दोनों पोर्ट पर भारतीयों को कस्टम फ्री सुविधा उपलब्ध है। ये बांग्लादेश सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बांग्लादेश जो है वो एक सड़क बना रहा है, पिछले दिनों मैंने आपको बताया था, जिसका नाम था स्वाधीनता सड़क। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वाधीनता सड़क कहाँ बन रही है, बांग्लादेश में बन रही है। इसके बाद आपको बता दें, बांग्लादेश का जब विभाजन, पूर्वी बांग्लादेश से जब बांग्लादेश बना था, तो बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए एक स्मारक भी बना रहा है बांग्लादेश। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए इटली एक स्मारक बना रहा है। इटली का एक शहर है कैसिनो, यहाँ पर स्मारक बन रहा है। और अभी हाल ही में जब हमारे थल सेना अध्यक्ष जो है इटली और ब्रिटेन के दौरे पर गए हुए थे, तो इन्होंने इसका शुभारंभ भी किया था, इसका आप कह सकते हैं कि इसका उद्घाटन भी किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। 2 स्मारक, एक बांग्लादेश में बन रहा है, एक इटली में बन रहा है, जो इटली बना रहा है। इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। केरल की यदि हम बात करें तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भाई फूलों की घाटी कहाँ है, तो
फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। शांत घाटी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो शांत घाटी आपको टिक करना है कि शांत घाटी आपको केरल में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी हम बीमारियों की ही बात कर रहे हैं, कोविड की बात कर रहे हैं, तो इसी से जुड़े हुए हम कुछ तथ्य और आपको बता देंगे। जैसे आपसे यदि पूछा जाए कि 100% वैक्सीनेशन वाला शहर कौन सा है, जिसने 100% वैक्सीनेशन कर दिया है, तो आपको याद रखना है ये शहर है भुवनेश्वर। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए 100% वैक्सीनेशन वाला गांव कौन सा है, तो आपको याद रखना है वेयान गांव। ये जम्मू कश्मीर का गांव है जहां पे 100% वैक्सीनेशन हो गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 100% वैक्सीनेशन वाला और इसमें भी प्रथम डोज जिनको 100% दी गई है वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपको याद रखना है लद्दाख। लद्दाख में 100% लोगों को प्रथम डोज दी जा चुकी है। तो ये 3 फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात हमने किया लद्दाख की, आपको बता दें एक नई जो यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई थी लद्दाख में, उसका नाम रखा गया है अब सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। क्या नाम हो गया इसका? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो अभी तक आप जानते थे कि बजट में एक यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है लद्दाख के लिए, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे बन रहा है, तो लद्दाख में जिस यूनिवर्सिटी की घोषणा बजट में हुई थी उसका नाम रखा गया है सिंधु। क्योंकि आप जानते हो सिंधु से कई जो सिंधु नदी है हमारी प्रमुख नदी बोली जाती है हिमालयी क्षेत्र की, और इसका जो उद्गम होता है वो कैलाश मानसरोवर के पास से होता है, पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। इसके साथ साथ यदि हम बताएं तो यहीं पर आपको देखने को मिलता है उमलिंगला पास। उमलिंगला पास क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विश्व की जो सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है वो होकर गुजरती है उमलिंगला पास से, जिसको अभी हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो ये आपको याद रहना चाहिए अब कि विश्व की सबसे ऊंची जो सड़क है, मोटरेबल रोड है, वो भारत में है, भारत के राज्य लद्दाख में है। इससे पहले कहाँ थी? तो इससे पहले जो थी वो ये रिकॉर्ड था बोलबिया के नाम। ठीक है, बोलबिया की भी 2 राजधानियां हैं, तो इससे पहले ये रिकॉर्ड था बोलबिया के नाम, लेकिन अब ये हो गया है लद्दाख के नाम, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे योन टैब नामक एक योजना चल रही है यहाँ पे लद्दाख में, जिसमें गरीब बच्चों को टैबलेट मुहैया कराए जा रहे हैं, फ़ोन मुहैया कराए जा रहे हैं। रीवा नामक एक योजना चल रही है लद्दाख में, जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराया जा रहा है, निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया जा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे एक सोकार नामक एक झील थी जिसको जो है राम साइट का दर्जा दिया गया था पिछले दिनों, ये आपको तो याद ही होगा। और आपको बता दें जब हम बात कर रहे हैं रामसर साइट की, सोकार झील की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा पिछले दिनों कुछ नए रामसर साइट, रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? 2 इनमें से हैं हरियाणा के, 2 हैं गुजरात के। पहला है भिंडावास, ये नाम याद कर लीजिएगा, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा आपका आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी स्थल हरियाणा में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है थोल झील। थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके बाद दूसरा आता है बाधवाना आर्द्र भूमि। बाधवाना आर्द्र भूमि, ये दोनों आपको देखने को मिलता है गुजरात में। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है कि 4 नए रामसर स्थल बनाए गए हैं, और अब रामसर स्थल की कुल संख्या जो भारत में हो गई है वो हो गई है 46। ठीक है, भारत में कुल 46 रामसर स्थल हैं। पहला है भिंडवासा जो नया बना है, भिंडवासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तीसरा है थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और 5वां है बाधवाना आर्द्र भूमि। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है
क्या समझने की ज़रूरत है? यदि कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए अब आगामी परीक्षाओं में कि भाई सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई पर्यावरण से संबंधित था इसलिए पूछ लिया। इसलिए पूछा गया क्योंकि करंट में इसको जोड़ा गया है, रामसर स्थल के रूप में स्थापित किया गया है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और आपको बता दें, बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से संबंधित कुछ तथ्य आपको बता देते हैं। जैसे आपको पिछले दिनों पता होगा कि यहाँ पे एक स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नेटवर्क में शामिल किया गया था, और इसके साथ साथ रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है उसको भी यहाँ पे शामिल किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आए थे तो काफ़ी संख्या में लोग, लेकिन बचे हैं सीमित लोग। चलिए कोई बात नहीं, हमें अपने कार्य से मतलब है। जो रुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं रुके हैं उनके लिए भी अच्छा है सब। अब हम बात करने वाले हैं 2 महत्वपूर्ण दिवस के जो मनाए गए। पहला था हिरोशिमा दिवस, दूसरा है नागासाकी दिवस। हिरोशिमा दिवस और नागासाकी दिवस, ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है। हिरोशिमा दिवस की यदि हम बात करें तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। नागासाकी दिवस की बात करें तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में इन दोनों शहरों पर बमबारी हुई थी, जिसके कारण ये मनाया जाता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें कि हिरोशिमा पर बम कौन सा गिराया गया था, तो इसका नाम था लिटिल बॉय। नागासाकी पर कौन सा गिराया गया था, इसका नाम था फैट मैन। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, दोनों बम के नाम पता होना चाहिए जो परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। अब बात हो रही है जापान की, क्योंकि ये दोनों शहर कहाँ पे स्थित हैं? जापान में स्थित हैं। अब जापान की यदि बात हो रही है तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन, जापान की संसद को बोलते हैं डाइट, ठीक है। इतनी बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब आप जानते होंगे जापान जो है वो 4 द्वीपों पर विस्थापित शहर है। कौन कौन से? यदि हम इनके उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करें तो सबसे पहले आता है होक्काइडो, कई बार परीक्षा में पूछा गया है इनका क्रम, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आता है होन्शु, तीसरा आता है शिकोको, और चौथा आता है क्यूशु। ये 4 द्वीप हैं और इन्हीं चारों द्वीपों पर पूरा जापान विस्तारित है, और इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है वो इनका है होन्शु द्वीप, इनका सबसे महत्वपूर्ण द्वीप है। अब आप जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पर्यावरण से संबंधित समझौते हुए हैं, कुछ पर्यावरण से संबंधित समझौते हुए हैं जो कहीं ना कहीं जापान में संबंधित हैं, जापान से संबंधित हैं। जैसे आपने सुना होगा सेंदई। अब ये जापान के शहर हैं, जापान के प्रमुख शहरों को मैं लिख रहा हूं, सेंदई, नागोया, ओसाका, इसके बाद आपका आता है हिरोशिमा, अभी आपने देखा ही। हिरोशिमा के बाद आता है क्योटो, क्योटो के बाद आता है फुकुशिमा, फुकुशिमा के बाद आता है याकोहामा, और एक पर्वत भी यहाँ पे पड़ता है जिसको बोलते हैं माउंट फूजी। अभी ये जो स्थल आप देख रहे हो सेंदई से लेकर माउंट फूजी तक, ये सभी के सभी किस द्वीप पर स्थित हैं? ये सभी के सभी आपको देखने को मिलेंगे होन्शु द्वीप पर, ठीक है। और जो टोक्यो यहाँ की राजधानी है वो भी इसी द्वीप पर देखने को मिलती है। तो यदि कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जापान की राजधानी किस द्वीप पर स्थित है, तो आपको बताना है होन्शु। आज ही जाकर अपने मैप में अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब सेंदई क्यों महत्वपूर्ण है? सेंदई फ्रेमवर्क एक हुआ था जिसका उद्देश्य था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। क्या उद्देश्य था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से। तो कभी भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सेंदई फ्रेमवर्क क्या है, सेंदई फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसका उद्देश्य है, यह आपको बता देना है।
इसके बाद यदि आपसे कभी पूछा जाए नागोया जो शहर है क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है नागोया प्रोटोकॉल एक था। नागोया प्रोटोकॉल जो कि आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित था, जेनेटिक रिसोर्स के फेयर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित एक समझौता हुआ था जिसको बोलते थे नागोया प्रोटोकॉल, इसलिए नागोया शहर महत्वपूर्ण है। ओसाका क्यों लिखा मैंने ओसाका शहर, आपको पता है यहाँ की एक खिलाड़ी है जिनका नाम है नाओमी ओसाका, बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हैं टेनिस की, ये आपको याद रखना है नाओमी ओसाका। हिरोशिमा मैंने आपको बताया 6 अगस्त 1945 को यहाँ पे बम गिराया गया था, लिटिल बॉय। क्वेटो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेटो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत पहले एक समझौता हुआ था जिनमें बनारस को क्योटो बनाने की बात की गई थी, ठीक है। फुकुशिमा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जापान में एक नाभिकीय हादसा हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हादसा हुआ था 2011 में, और उसी के बाद से जापान ने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको ज़्यादातर को बंद कर दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फुकुशिमा क्या है, यहाँ पे एक न्यूक्लियर हादसा 2011 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद याकोहामा एक बहुत बड़ा शहर है। माउंट फ्यूजी एक पर्वत है, ये भी आपको होन्शु द्वीप पर मिलता है। टोक्यो राजधानी की बात हमने कर लिया। अब 1 से 2 शहर और आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नागासाकी। नागासाकी शहर कहाँ पे है, ये आपके देखने को मिलेगा क्यूशू द्वीप पर। और एक समझौता और हुआ था जिसको बोलते थे मिनीमाता कन्वेंशन। मिनीमाता कन्वेंशन, आप पर्यावरण यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। मिनीमाता जो कन्वेंशन था इसका उद्देश्य था पारे के उपयोग से संबंधित, पारे के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता हुआ था जिसको बोला गया था मिनीमाता कन्वेंशन। और ये जो मिनीमाता नाम दिया गया था ये जापान के एक शहर से नाम दिया गया था और ये शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने देखा कि एक नाभिकीय हादसा फुकुशिमा में 2011 में हुआ था। तो आपको बता दें इन दिनों एक और जो नाभिकीय रिएक्टर है वो चर्चा में है जिसका नाम है नतांज। नतांज ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इन दिनों चर्चा में है। अब ये नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है, आपसे प्रश्न बन सकता है कि नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको देखने को मिलेगा ईरान में। ईरान में देखने को मिलेगा। ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान के अभी नए जो राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, इब्राहिम रईसी। और इनके शपथ ग्रहण में समारोह में भाग लेने के लिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ये गए हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ईरान का जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है क्यों चर्चा में था, क्योंकि पिछले दिनों इसी पर हमला हुआ था, पिछले दिनों इसी पर अटैक किया गया था जिसके कारण ये चर्चा में आया था नतांज न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है ईरान की बात हो रही है, ईरान के संबंध भारत से इस समय बेहतर नहीं है। हमने ईरान में एक पोर्ट बनाया था जिसका नाम था चाबाहार पोर्ट, चाबाहार बंदरगाह हमने बनाया। इसका दूसरा नाम रखा गया है शहीद बेहेश्ती बंदरगाह, शहीद बेहेश्ती बंदरगाह। और वर्तमान समय में ईरान ने अभी इसके प्रयोग से भारत को मना कर दिया है। हमने एक रेल नेटवर्क बनाने को सोचा था जिससे हम अफगानिस्तान को कनेक्ट करते, उसके लिए भी ईरान ने भारत को मना कर दिया है। पिछले दिनों ईरान में एक तेल गैस स्थल की खोज की गई जिसका नाम है फजाद, ये जो है नया तेल क्षेत्र खोजा गया था ईरान में, यहाँ पर भी ईरान ने भारत को मना कर दिया। इसको हम दोहन करना चाहते थे, इसका हम यूज करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भी ईरान ने हमको मना कर दिया। तो भारत ईरान संबंधों में इस समय तख्ती देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन इस समय भारत ईरान के संबंध सबसे निचले स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। अब आप जानते हो ईरान को, तो आपको बता दें ईरान का जो विवाद है मुख्य रूप से वो यूएई से है। यूएई से क्यों है, कुछ द्वीप हैं जो फारस की खाड़ी में स्थित हैं, होर्मुज जल संधि से होते हुए जिन तक पहुंचा जाता है, तो उन्हीं को लेकर ईरान और यूएई के बीच विवाद है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने आपको एक शब्द यूज किया कि फारस की खाड़ी में स्थित कुछ देशों के साथ,
कुछ द्वीपों के साथ। तो आपको ये भी पता होगा फारस की खाड़ी से लगे हुए जो देश हैं उनमें प्रमुख देश जो एक आता है वो आता है सऊदी अरब, ठीक है। और सऊदी अरब की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली बार भारत ने सऊदी अरब के साथ एक सैन्य अभ्यास किया है और वह है नौसैनिक अभ्यास। ये आपको पता होना चाहिए, इसको आपको नोट करना है। कौन सा है नौसैनिक अभ्यास? इसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। क्या है? अल मोहद अल हिंदी। अल मोहद अल हिंदी नामक सैन्य अभ्यास पहली बार सऊदी अरब ने भारत के साथ किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा जहाज गया इस अभ्यास में भाग लेने, उसका नाम था INS कोच्चि। ये भी आपको याद रखना है कि INS कोच्चि जो है हमारा जहाज, ये सऊदी अरब से संबंधित अभ्यास में भाग लेने के लिए पोर्ट अल जुबैल बंदरगाह पर पहुँचा। कहाँ पर पहुँचा? पोर्ट अल जुबैल बंदरगाह, ये भी याद रखना है, पोर्ट अल जुबैल बंदरगाह यहाँ पर पहुँचा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सऊदी अरब के साथ सैन्य अभ्यास हुआ वर्ष 2021 में, अच्छी बात है। तो 21 में और कौन से सैन्य अभ्यास हुए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो इसको भी आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। 21 में जितने भी सैन्य अभ्यास हुए हैं इनकी बात मैं करने वाला हूँ। एक सैन्य अभ्यास है जायद तलवार। जायद तलवार नामक एक सैन्य अभ्यास है जो भारत ने किया है। किसके साथ? UAE के साथ किया है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है, अबू धाबी में किया है, यह आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात यहाँ पे मैंने किया जायद तलवार, जायद तलवार, तो आपको बता दें एक हमारा जहाज है जिसका नाम है INS तलवार। INS तलवार एक हमारा जहाज है जो अभी हाल ही में अफ्रीका के पूर्वी देशों के साथ एक अभ्यास करके लौटा है जिसका नाम है कटलास एक्सप्रेस। कौन सा अभ्यास में गया था ये? कटलास एक्सप्रेस नामक अभ्यास में गया था। और कटलास एक्सप्रेस नामक जो अभ्यास है इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं और इसमें भारत भी शामिल हुआ था। तो INS तलवार, वहाँ से भी तलवार से तलवार आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा आता है वो है मालाबार शुरू होने वाला है। मालाबार सैन्य अभ्यास शुरू होने वाला है। और मालाबार सैन्य अभ्यास में कौन कौन से देश रहते हैं आपको बता दें। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, USA हो गया और भारत हो गया। अब बात है कि ये मालाबार सैन्य अभ्यास होगा कहाँ पे? तो मालाबार सैन्य अभ्यास होगा गुआम द्वीप पर। अब एक प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि गुआम द्वीप है कहाँ पे? तो आपको बता दें ये जो गुआम द्वीप है ये है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है गुआम द्वीप। ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर में स्थित देश है। यह जो है अमेरिका का एक नेवल बेस है और आपको बता दें चीन से ही कुछ ही दूरी पर ये आपको देखने को मिलता है। और इस सैन्य अभ्यास में जो भाग लेने के लिए जहाज जाएंगे उनमें से एक का नाम है INS रणविजय, दूसरे का नाम है INS शिवालिक, ठीक है। तो INS शिवालिक और INS रणविजय इनमें भाग लेने के लिए जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। 21 अगस्त से 29 अगस्त के बीच ये सैन्य अभ्यास आपका होना है। तो क्या कोई और सैन्य अभ्यास हमने USA के साथ किया है? जी हाँ, इससे पहले हमने ब्रज प्रहार अभी समाप्त किया है। ब्रज प्रहार नामक सैन्य अभ्यास हमने किया है और कहाँ पर किया था? हिमाचल प्रदेश के बकलोह नामक स्थान पे। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बकलोह नामक स्थान कहाँ है? तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त वरुण सैन्य अभ्यास हमने किया फ्रांस के साथ, लेकिन पहली बार इसमें UAE भी शामिल हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और एक सैन्य अभ्यास और याद रखिए, डस्ट लिक। डस्ट लिक नामक सैन्य अभ्यास याद रखना है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है, ठीक है। इसके साथ आपको खंजर याद रखना है। खंजर नामक सैन्य अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है, ठीक है। तो कुछ सैन्य अभ्यास जो 2021 में हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक और सैन्य अभ्यास आभासी रूप से हुआ है। पहली बार कोई सैन्य अभ्यास आभासी रूप से हुआ है, इसका भी नाम याद रखिए। आभासी रूप से जो सैन्य अभ्यास हुआ है इसका नाम है TTX 2021। ये आभासी रूप से हुआ सैन्य अभ्यास है TTX 2021। इसमें मालदीव, श्रीलंका
और भारत ने भाग लिया था। याद रखिएगा, आभासी रूप से हुआ सैन्य अभ्यास है TTX 2021, जिसमें मालदीव, श्रीलंका और भारत ने भाग लिया था। इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सैन्य अभ्यास से, मतलब रक्षा से संबंधित, डिफेंस से संबंधित बात कर रहे हैं। तो रक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या? इसका नाम है हार्पून ज्वाइंट कॉमन सेट। हार्पून ज्वाइंट कॉमन सेट। जैसे हम मिसाइल छोड़ते हैं तो मिसाइल से जैसी उसी के सदृश एक प्रणाली है जिसको बोलते हैं हार्पून ज्वाइंट कॉमन सेट, और इसको बेचने के लिए यूएसए ने भारत को अनुमति दी है। मतलब यूएसए भारत को इसको बेचेगा, उसने स्वीकृति दे दी है। 8 करोड़ 20 लाख डॉलर का ये समझौता है। 8 करोड़ 20 लाख डॉलर का ये समझौता है। मिसाइल से बेहतर तकनीकी इसको मानी जाती है, हार्पून ज्वाइंट कॉमन सेट। ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिका ने इसको भारत को बेचने के लिए सहमति दे दी है। अब अगर अमेरिका ने दी है तो अमेरिका के बारे में कुछ चीज़ें हमें पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी जो है। जैसे मैंने बताया था कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर रक्षा की बात हो रही है तो आपको बता दें, एक बुक अभी लिखी गई है जिसका नाम है माई ओन मझगांव। अब आपको यहाँ पे एक जानकारी होगी कि माई ओन मझगांव डॉकयार्ड आपने सुना होगा, ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित है माई ओन मझगांव। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है रमेश बाबू ने लिखा है। अब अगर रमेश बाबू ने ये लिखा है तो निश्चित रूप से क्या है कि माई ओन मझगांव जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक शब्द मझगांव आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि ये मझगांव डॉकयार्ड जो है ये मुंबई में देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 पनडुब्बियों का निर्माण इस मझगांव डॉकयार्ड ने किया है। कौन कौन सी? जैसे INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर और INS बागशीर। ये जो 6 पनडुब्बियां हैं इनका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड ने किया है। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 के 6 पनडुब्बियों के नाम आपको पता होना चाहिए। INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर और INS बागशीर। ठीक है, और अभी हाल ही में INS बेला को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, और जब सौंपा गया था उस दौरान भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल प्रारंभ हो रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल जो हो रहे हैं ये रसिया में इसका आयोजन किया जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। सर जो भी प्रश्न है अभी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा उपचार भट्टी। क्या है? विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा उपचार भट्टी, इसका भी उद्घाटन किया है हमारे जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये होता क्या है? विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा उपचार भट्टी होता क्या है? इसका मतलब होता है कि जो स्वास्थ्य संबंधी, मतलब मेडिकल वेस्टेज जो हमारे होते हैं, जिनको हम ना ज़मीन में गाड़ सकते हैं, दफना सकते हैं, और ना ही हम खुले में फेंक सकते हैं, तो इनके लिए कुछ तो उपाय करना चाहिए, क्योंकि कोविड काल में ये वेस्ट बढ़े हैं। तो इसके लिए क्या है कि एक भट्टी बनाई गई है, और यहाँ पे आप क्या है कि इस प्रकार के जो भी वेस्ट है उनको लाकर हम जला सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे बना है? ये बना है बक्सर में। बक्सर में बना है, और बक्सर कहाँ पर है? बक्सर आपको देखने को मिलता है बिहार में। ठीक है, तो बिहार के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा उपचार भट्टी बनाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार की बात करें तो बिहार ने पिछले दिनों एक ऐप बनाया था, वांडर ऐप। वांडर ऐप क्यों बनाया था? वांडर ऐप बनाया था कि जो गर्भवती महिलाओं हैं उनकी देखभाल के लिए इन्होंने ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा भी शुरू किया था कोविड काल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिहार में एक जगह है राजगीर। राजगीर इन दिनों महत्वपूर्ण है, इन दिनों चर्चा में है। क्यों? क्योंकि
राजगीर में दो चीज़ बन रहा है। पहला तो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रहा है राजगीर में, दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन रहा है राजगीर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी याद रखना है, पहला राज्य जिन्होंने एथेनॉल प्रमोशनल अपनाया है वो राज्य आपका है बिहार। ठीक है, इसके साथ साथ पहला राज्य जहां 2 हरित शहर बने हैं, भारत का पहला राज्य जहां पर 2 हरित शहर बने हैं वो है बिहार। और ये दोनों हरित शहर कौन से हैं? पहला है राजगीर, दूसरा है बोधगया। पहला है राजगीर, दूसरा है बोधगया, ये आपको याद रखना है। तो इतनी जानकारी आपकी हो गई। अब यदि आपसे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद मैंने आज से आपके लिए कुछ प्रश्न भी रखा है। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा हम प्रश्नों में नहीं कर पाते, लिंक नहीं होता तो नहीं करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को रखने के लिए हमने एक आपके लिए एक अलग से प्रश्न बनाया है। उस प्रश्नावली पे चलते हैं और ऐसे प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न कौन से थे। इस तरह के जो भी प्रश्न थे उनकी चर्चा हम करेंगे कि कौन से प्रश्न थे जिनकी चर्चा आज हमें करनी है। ठीक है, चले तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। और मैं ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, प्रत्येक ग्रुप में ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो इस पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ और आपको क्या करना है, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ और प्रश्न से संबंधित चर्चा आपको स्वयं करनी है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है किस प्रश्न का वो आपको देखना है। 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए ऐसा करते हैं कि ये जो प्रश्न है आपके ग्रुप में मैं दे देता हूं और इनके आंसर भी मैं दे देता हूं, क्योंकि स्क्रीन में कुछ समस्या है जिसके चलते जो पीडीएफ है वो यहाँ पे ओपन नहीं हो पा रही। यदि ओपन हो जाती है तो निश्चित रूप से मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। बाकी यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लिखा तो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है लेकिन मैम ने इसमें कुछ दूसरा ही टाइप कर दिया है। ठीक है, कोई यदि प्रश्न है लाइव से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। बाकी प्रश्नों की जो पीडीएफ है 1 लाइनर प्रश्न है, तो मैं आपके ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा। जो भी ग्रुप हैं वहाँ से आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आपके कोई डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं। और यदि अच्छा लगा है प्रोग्राम तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और अगले रविवार टाइम चेंज किया जाए। प्रिंस कुमार शर्मा जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप समय पर नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो आपको ये जो वीडियो है ये आपको आपके चैनल पर मिल जाती है आज़ाद यूकेपीएससी पर, आपके एमपी के चैनल पर मिल जाती है आज़ाद एमपीपीएससी पर, तो वहाँ पे आप चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर साप्ताहिक दिया जाता है सर, तो साप्ताहिक आप पढ़ा करें। ठीक है, डेली चीज़ों को रिवाइज किया करें। आपको पीडीएफ की बात है, पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, जो आज की पीडीएफ है वो आपके जो टेलीग्राम ग्रुप हैं उनमें उपलब्ध हो जाएगी, जो ऐप है वहाँ पे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, 7 से 8 प्रश्न थे, ज़्यादा नहीं थे। स्क्रीन चल नहीं रही, नहीं तो आपको मैं एक एक करके हल करा देता। इसमें कुछ समस्या है जिसके चलते वो प्रश्न नहीं हल कराए जा सकते। ठीक है, नहीं तो मैं करा देता, उसके लिए पूरी तैयारी थी, लेकिन इसमें इसका सॉफ्टवेयर का कुछ इशू आ रहा है जिसके चलते चीज़ें हो नहीं पा रही हैं इसमें। ठीक है, चलिए और कोई डाउट है तो बताएं। चलिए, बाकी का आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं एमपी के। ठीक है, तो वहाँ से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के हैं तो आपका उत्तराखंड के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से पूछ सकते हैं। बाकी का जो रही बात करंट अफेयर्स की पीडीएफ की, वो आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन उसमें सिर्फ प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। जो लोग हमारे साथ अभी तक बने रहे उनका भी आभार, जो लोग चले गए उनका भी बहुत बहुत आभार।